हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग जीएसटी के 25 एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके अकाउंट से रिलेटेड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस हाई लेवल के हैं और इसे एग्जामिनेशन में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी अधिक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप देखिए और इनका आंसर खुद से करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, हु कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर द जीएसटी। ऑप्शन है आपके पास रजिस्टर्ड पर्सन, पर्सन हु हैज़ अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, अनरजिस्टर्ड पर्सन या फिर नन ऑफ द एबव। आपको बताना है कि इनमें से कौन जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रजिस्टर्ड पर्सन। जी हाँ दोस्तों, जो भी व्यक्ति जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड हैं सिर्फ वही जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी शुड बी अवेल्ड बेस्ड ऑन। ऑप्शन है आपके पास रिसिप्ट ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बोथ या फिर आइदर रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिसिप्ट ऑफ गुड्स। क्वेश्चन में दोस्तों पूछ रहा है कि जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट आप किसके बेस पे लेंगे। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब आपके पास गुड्स रिसीव हो जाएंगे, है ना, रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जब आपके पास उस गुड्स का डॉक्यूमेंट भी रिसीव हो जाएगा, डॉक्यूमेंट मतलब इनवॉइस, है ना, जो गुड्स आपने रिसीव किया है उसका इनवॉइस भी जब आपके पास रिसीव हो जाएगा तब आप उस गुड्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म आर यूज्ड फॉर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। ऑप्शन है आपके पास फॉर्म GSTR1, फॉर्म GSTR2, फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 01, फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 02। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म GST REG 01 जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स इज 1 लाख प्लस GST 12,000, input credit of 12,000 on capital goods is taken, what will be the depreciable value of capital goods under the GST law। ऑप्शन है आपके पास 1,12,000, 1,88,000 या फिर 1,06,000। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आपने एक कैपिटल गुड्स परचेज किया जिसका वैल्यू कितना है, 1 लाख रुपया है, उस पर 12,000 रुपया जीएसटी चार्ज हुआ है, उस 12,000 रुपया का आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है। तो अब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कौन सा वैल्यू का यूज करेंगे, है ना, उस कैपिटल गुड्स पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए कौन से वैल्यू का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1 लाख। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, जो कैपिटल गुड्स का वैल्यू होगा आप उसी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। टैक्स के अमाउंट पे डेप्रिसिएशन आप चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि टैक्स का ऑलरेडी आपने क्या किया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी इशूड बाय द प्रॉपर ऑफिसर इन फॉर्म। ऑप्शन है आपके पास GST REG 02, GST REG 03, GST REG 04 या फिर GST REG 06। क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि जब आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो आपको किस फॉर्म में मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, GST REG 06। क्लियर है? आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है वो GST REG 06 के फॉर्म में होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इफ़ यू रिसीव अ सर्विस बिल ऑफ ₹1 लाख प्लस GST 12,000, व्हाट विल बी द वैल्यू टू डिडक्ट TDS। ऑप्शन है आपके पास 1,12,000, 1,88,000 या फिर 1,06,000। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि अगर आपने एक सर्विस बिल रिसीव किया जिसका वैल्यू कितना है, 1 लाख रुपया है, उस पर 12,000 रुपया जीएसटी चार्ज किया गया है। ठीक है, तो आप कितने वैल्यू पे TDS डिडक्ट करेंगे। ठीक है, एज पर TDS रूल आप कितने वैल्यू पे TDS डिडक्ट करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 लाख। क्लियर है? जो बेसिक वैल्यू होगा आप उसी पे TDS डिडक्ट करेंगे टैक्स के अमाउंट पे, यानी कि जैसा कि आप देख सकते हैं जीएसटी का अमाउंट कितना है, 12,000। इस अमाउंट पे आप TDS डिडक्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि टैक्स के अमाउंट पे टैक्स को हम डिडक्ट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ कंपोजिशन डीलर द रजिस्टर्ड पर्सन शैल इशू। ऑप्शन है आपके पास ए टैक्स इनवॉइस, ए बिल ऑफ सप्लाई, रिसिप्ट वाउचर या फिर नन ऑफ दीज।
दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर कोई कंपोजिशन डीलर किसी तरह का गुड्स सप्लाई करता है, सेल करता है, तो वो किस तरह का डॉक्यूमेंट इशू करेगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अ बिल ऑफ सप्लाई। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई कंपोजिशन डीलर किसी तरह का गुड्स सेल करता है तो वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है, न कि टैक्स इनवॉइस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कैन बी यूटिलाइज अगेंस्ट पेमेंट ऑफ, ऑप्शन है आपके पास आउटपुट टैक्स, इंटरेस्ट, पेनाल्टी या फिर लेट फी। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करते हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस दिखता है उस अमाउंट का यूज आप किस तरह के पेमेंट के लिए कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आउटपुट टैक्स। जी हाँ दोस्तों, आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जितने भी अमाउंट दिखेंगे, यानी कि जो भी इनपुट क्रेडिट आपको दिखेगा, उसका यूज आप केवल और केवल आउटपुट टैक्स पेमेंट करने के लिए कर सकते हैं। उसका यूज आप इंटरेस्ट या पेनाल्टी या लेट फी के लिए नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट ऑन इनपुट कैपिटल गुड्स हेल्ड इन स्टॉक कैन बी अवेल्ड इन केस ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन या फिर वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। ऑप्शन है आपके पास यस या नो। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने जीएसटी का न्यू रजिस्ट्रेशन लिया है और आपके पास पहले से कोई कैपिटल गुड्स स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो क्या उस स्टॉक का इनपुट टैक्स क्रेडिट आप ले सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नो। जी हाँ दोस्तों, पहले से आपके पास जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है उसका आप क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद जो भी आप परचेज करेंगे उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इफ द गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स या फिर इंस्टॉलमेंट, ऑप्शन है आपके पास 50% ITC कैन बी टेकन ऑन रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट लॉट and balance 50% on receipt of last lot. Option B, ITC can be availed upon receipt of last lot. Option C, 100% ITC can be taken on receipt of first lot. या फिर ऑप्शन डी, proportionate ITC can be availed on receipt of each lot या फिर इंस्टॉलमेंट। दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है कि जब आप लॉट्स में या इंस्टॉलमेंट में गुड्स परचेज करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों। तो मान लीजिए कि आपने 100 टन कोई मटेरियल परचेज किया है, 100 टन का एक इनवॉइस आपके पास रिसीव हो गया, ठीक है। और वो जो 100 टन क्वांटिटी है वो आपके पास लॉट में आ रहा है या फिर इंस्टॉलमेंट में आ रहा है। फॉर एग्जांपल 20 टन करके आपके पास मटेरियल रिसीव हो रहा है, ठीक है। एक ही बार पूरा 100 टन मटेरियल रिसीव नहीं हो रहा है, 20 टन करके पार्ट में आपके पास मटेरियल रिसीव हो रहा है, इंस्टॉलमेंट में आपके पास मटेरियल रिसीव हो रहा है। तो उस केस में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट किस तरह से लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ITC कैन बी अवेल्ड अपॉन रिसिप्ट ऑफ लास्ट लॉट। यानी कहने का मतलब यह है कि जब आपके पास पूरा मटेरियल रिसीव हो जाएगा, टोटल 100 टन मटेरियल रिसीव हो जाएगा, तब आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ, ऑप्शन आपके पास सर्विसेज ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर कंपोजिशन लेवी, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, गुड्स यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन या फिर ऑल द अबव। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से किस केस में जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल द अबव। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अकॉर्डिंग जीएसटी का पेमेंट करते हैं, अगर आपको कहीं से फ्री सैंपल मिलता है, अगर आप कोई गुड्स पर्सनल यूज के लिए परचेज करते हैं, तो इन सारे केस में इनपुट टैक्स का क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता है। क्लियर है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इन सारे MCQs के PDF नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन इज वैलिड फॉर डैश डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और पीरियड स्पेसिफाइड इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन विच एवर इज अर्लियर। ऑप्शन है आपके पास 30, 60, 90 या फिर 120। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेता है तो उसके सर्टिफिकेट का वैलिडिटी कितने दिनों का होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 90 डेज। ठीक है। तो अगर कोई नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेता है तो उसके सर्टिफिकेट का वैलिडिटी 90 डेज होगा, या फिर उसके रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में जो पीरियड लिखा होगा इनमें से जो कम होगा वो वैलिड होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद इन हाउ मेनी डेज अ पर्सन शुड अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। ऑप्शन है आपके पास विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ही बिकम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, विद इन 30 डेज, विद इन 90 डेज या फिर नो टाइम लिमिट। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल हो जाते हैं तो कितने दिनों के अंदर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए।
तो इस चीज़ का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद इन 30 डेज। क्लियर है। तो जैसे ही आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल होते हैं, जैसे ही आपका टर्नओवर क्रॉस करता है एग्जम्पशन लिमिट को, ठीक है, आपको 30 दिन के भीतर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लेना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर कंपोजिशन स्कीम कलेक्ट जीएसटी ऑन हिज आउटवर्ड सप्लाई? ऑप्शन है आपके पास यस या फिर नो। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो क्या वो जीएसटी कलेक्ट कर सकता है, क्या वो जीएसटी बिल पे चार्ज कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कंपोजिशन स्कीम के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हैं तो आप जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, आप जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं ले सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेदर क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स कैन बी टेकन इमीडिएटली ऑन रिसिप्ट ऑफ द गुड्स? ऑप्शन है आपके पास यस, नो, आफ्टर कैपिटलाइजेशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट, या फिर आफ्टर यूजेज ऑफ सच कैपिटल गुड्स। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब आप कोई कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं तो क्या गुड्स रिसीव करने के तुरंत बाद आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आफ्टर कैपिटलाइजेशन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। जैसे ही आप उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज कर देंगे, आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे रिकॉर्ड करने के तुरंत बाद आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC Limited has its registered office under the Company Act 2013 in the state of Bihar, from where it ordinarily carries on its business of taxable goods. It also has a warehouse in the state of Jharkhand for storing said goods. What will be the place of business of ABC Limited under the GST law? ऑप्शन है आपके पास झारखंड, बिहार, बोथ ए एंड बी, या फिर नाइदर ए नॉर बी। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि एबीसी लिमिटेड जो है वो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है कहाँ पे? बिहार में, जहाँ से वो अपने बिजनेस को ऑपरेट करता है। क्लियर है। उसके साथ साथ उसका एक वेयर हाउस झारखंड में भी है, जहाँ पे वो सेम गुड्स को स्टोर करता है। तो आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू जीएसटी उसका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। जी हाँ दोस्तों, झारखंड और बिहार दोनों ही एबीसी लिमिटेड के लिए प्लेस ऑफ बिजनेस होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड अंडर जीएसटी फॉर ए नॉर्मल टैक्स पेयर? ऑप्शन है आपके पास 1 ईयर, 2 ईयर, वैलिड टिल इट कैंसिल्ड, या फिर 5 ईयर। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब कोई नॉर्मल टैक्स पेयर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेता है तो उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का वैलिडिटी कितने दिनों का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैलिड टिल इट इज कैंसिल्ड, यानी कि जब तक वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हो जाता है तब तक वो वैलिड रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड इन डैश इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इन डैश इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ऑप्शन है आपके पास ट्रिप्लीकेट, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, या फिर ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, जब आप टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करते हैं तो आप कितने कॉपी में इनवॉइस बनाते हैं, जब आप टैक्सेबल सर्विस सप्लाई करते हैं तो आप कितने कॉपी में इनवॉइस बनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रिप्लीकेट एंड डुप्लीकेट। जी हाँ दोस्तों, जब आप गुड्स सप्लाई करेंगे तो ट्रिप्लीकेट यानी कि 3 कॉपी में आप इनवॉइस बनाएंगे, ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, और जब आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो डुप्लीकेट यानी कि 2 कॉपी में इनवॉइस बनाएंगे, ओरिजिनल एंड डुप्लीकेट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एनुअल रिटर्न हैज़ टू बी फिल्ड एवरी ईयर। ऑप्शन है आपके पास 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, या फिर 31 अक्टूबर। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जीएसटी का एनुअल रिटर्न जो है वो हम हर साल कब फाइल करते हैं, या फिर उसका ड्यू डेट क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 31 दिसंबर। क्लियर है दोस्तों, जीएसटी का जो एनुअल रिटर्न हम फाइल करते हैं जीएसटीआर 9, उसका लास्ट डेट यानी कि उसका ड्यू डेट क्या है? 31 दिसंबर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम? ऑप्शन है आपके पास इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स सेक्टर, या फिर ऑल द एबव। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि इनमें से कौन कंपोजिशन स्कीम के अकॉर्डिंग जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल द एबव। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप नोटिफाइड गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या फिर आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहे हैं, तो आप इन सारे केसेस में कंपोजिशन स्कीम के अकॉर्डिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स लेविड ऑन इम्पोर्ट? ऑप्शन है आपके पास
CGST, SGST, IGST या ऑल द अबव। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब आप इंपोर्ट करते हैं तो इनमें से कौन सा टैक्स लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, IGST। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल नॉट बी इंक्लूडेड इन वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर GST। ऑप्शन है आपके पास GST, इंटरेस्ट, लेट फी या फिर कमीशन। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आइटम है जिसे हम GST के अंदर वैल्यू के कैलकुलेशन करने में ऐड नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, GST। जी हाँ दोस्तों, जब हम GST अकॉर्डिंग वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे हम GST के अमाउंट को ऐड नहीं करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर टेकिंग ITC। ऑप्शन है आपके पास 180 डेज, 1 ईयर, 20 अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और द डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, या ऑप्शन डी, नो लिमिट। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का क्या टाइम लिमिट है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 अक्टूबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और द डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का जो टाइम लिमिट है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का 20 अक्टूबर है या फिर एनुअल रिटर्न फाइल करने तक। यानी कि अगर आप 20 अक्टूबर से पहले एनुअल रिटर्न फाइल कर देते हैं तो वही आपका टाइम लिमिट बन जाएगा। क्लियर है। और अगर आप 20 अक्टूबर के बाद एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं तो आप मैक्सिमम 20 अक्टूबर तक ही ITC क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC ट्रेडर्स वांट टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी, द एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट फॉर कंपोजिशन लेवी इज। ऑप्शन है आपके पास 50 लाख, 75 लाख, 1.5 करोड़ या फिर नन ऑफ द अबव। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि ABC ट्रेडर्स कंपोजिशन लेवी में जाना चाहता है यानी कि GST में कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता है, तो उसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.5 करोड़। जी हाँ दोस्तों, अगर उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो वो कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई। ऑप्शन है आपके पास CGST, SGST, बोथ A एंड B या फिर IGST। दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं तो इनमें से कौन सा टैक्सेस लगाया जाएगा। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर किया है। दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।